चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा था दैट वाज मर्जर अमलगमेशन। याद है? और मर्जर अमलगमेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, और अभी तक हम लोगों ने मर्जर अमलगमेशन पे मर्जर अमलगमेशन का जो ये चैप्टर है, मर्जर अमलगमेशन के चैप्टर में हमने दो सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो सेक्शन 230 और एक सेक्शन 232। तो ये दो सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हाउ मेनी सेक्शंस? दो सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। और आप मुझे बताएंगे कि इन दो सेक्शन, सिर्फ ये दो सेक्शन कंप्लीट करने में हमें कितनी क्लास लगी है? सिर्फ ये दो सेक्शन करने में हमें 18 क्लासेस लगी हैं। एंड मैं बता दूं आपको अगेन, दिस इज द मोस्ट डिटेल कंटेंट इन द एंटायर इंडिया, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. That is 18 classes we devoted only on the two sections of the Companies Act, that is merger amalgamation 230 232. Yes. और अब ये करने के बाद आज, क्योंकि 230 232 जब हो जाता है तो इसके बाद हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो कुछ केस लॉज हैं, और ये केस लॉज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो केस लॉज हैं बेटा, ये केस लॉज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई गेस अभी हम लोग दैट इज, आप मान के चलो कि ऑलरेडी 230 232 में शायद 30-35 केस लो तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, है ना? आई गेस 30-35 केस लो तो सिर्फ दो सेक्शन में हम कर चुके हैं। अब कम से कम आप ये लगा लो 55-60 केस लोस और, मतलब 60 केस लो और मैं आपको करवाऊंगा। तो तकरीबन मिलाकर इस चैप्टर मर्जर अमलगमेशन में कितने केस हो जाएंगे? कुछ 100 केस लो हो जाएंगे, 100 डिसाइडेड केस लो। तो और इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, केस लो के ऊपर से केस स्टडी पेपर में आती है, मतलब केस स्टडी दे दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मर्जर चैप्टर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं जो केस लॉज है बेटा, दे आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो वो जो केस लॉज है वो तो करवाए रखे हैं, अब आगे करते हैं। और आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ क्या बताने वाला हूं, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज बेसिकली। तो कुछ केस लॉज है इंपॉर्टेंट, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं जितने भी केस लो करवाने वाला हूं लिखिएगा प्लीज, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, और एग्जाम के लिए मुझे लगता है काफी 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 इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो दैट वी आर हैविंग। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको ना सारे केस लॉज जो करवाऊंगा वो उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता रहूंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है सर? लिखिएगा एक क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आएगा, वेदर सेक्शन 230 इज अ कंप्लीट कोड। ये क्वेश्चन, अब देखो केस लो करवा रहा हूं, ठीक है? इज अ कंप्लीट कोड, और ऐसे भी बोल सकते, और वेदर सेक्शन 230 इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो दैट इज अ क्वेश्चन बेसिकली। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसके ऊपर 4 केस लो करवाने वाला हूं। कितने केस लो? 4 केस लो। केस लो के नंबर लिखते रहेंगे प्लीज। तो केस लो के अब नंबर लिखते रहेंगे प्लीज। तो इसके ऊपर 4 केस करवाने वाला हूं। लिखना केस 1, लिखो जरा। तो क्वेश्चन क्या है? क्या 230 इज अ कंप्लीट कोड? क्या 230 कंप्लीट कोड है या नहीं है? तो लिखेगा, अब इसके अंदर केस 1 लिखेगा, रिगार्डिंग, केस का नाम लिखें, पीएमपी ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर केस लो बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा, कंपनी एक्स लिमिटेड है और ये कंपनी वाई लिमिटेड है। ये कंपनी बाइक बनाती है, ये कंपनी कार बनाती है। तो मेरा सवाल, अगर ये कंपनी कार बनाती है, ये कंपनी बाइक बनाती है, और ये कंपनी इसमें मर्ज हो रही है, कम ऑन गाइस, ये कंपनी इसमें क्या हो रही है? ये कंपनी इसमें मर्ज हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर ये कंपनी इसमें मर्ज अमलगमेट होगी, ये कंपनी का इसमें अगर बेटा मर्जर और अमलगमेशन होगा, ध्यान से समझिएगा, तो क्या होगा? तो क्या ये वाली कंपनी की एंटिटी खत्म हो जाएगी? सब बताया हुआ है मैंने आपको। अच्छा, आज मर्जर की कौन सी क्लास है? 19th क्लास है ना? 19वीं क्लास है, ये भी लिख लेना, मैं लिखना भूल गया शायद। तो आज बेटा मर्जर की 19th क्लास है, तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को। चलिए सर, तो सीक्वेंस खराब हो जाता नहीं तो।
अब आप मुझे बताओ जल्दी से, अगर एक्स वाई में जाएगी, मर्ज होगी, तो पहले मर्जर से पहले वाई लिमिटेड कौन सा बिजनेस, अच्छा मर्जर के लिए कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ता है? 230, 232, और सारे मिलके बताएंगे मुझे इसके लिए क्या पास करना पड़ता है, बीआर, फिर एसएसआर, और फिर एनसीएलटी अप्रूवल। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइज, द मेजर क्वेश्चन अराइज ओवर देयर दैट यू हैव टू पास बीआर, यू हैव टू पास एसएसआर एंड यू हैव टू पास एनसीएलटी। आपको एनसीएलटी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इन दैट वेरी केस लिखिएगा, अब यहाँ पे दैट इज ये बाइक है, ये कार है, अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। तो जो ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मर्ज हो रही है, तो इसका जो बाइक बिजनेस है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वाई लिमिटेड में। तो वाई लिमिटेड पहले कौन सा बिजनेस कर रही थी, कार, अब वाई लिमिटेड कौन सा बिजनेस करेगी? क्या इसके पास, आप मुझे बताओ, कार के साथ बाइक बिजनेस भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस। तो मर्जर अमलगमेशन में क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ, व्हाट इज हैपनिंग इन द मर्जर अमलगमेशन आफ्टर मर्जर, कि वाई लिमिटेड कार के साथ अब बाइक का बिजनेस भी कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर वाई लिमिटेड अब कार के साथ बाइक का बिजनेस करेगी, तो डोंट यू थिंक इसे अपना ऑब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा? कम ऑन गाइस, क्या मुझे बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज जो होता है, क्या वो भी तो चेंज करना पड़ेगा? ऐसे कैसे? मुझे बताओ, आपने केस नहीं पढ़ा, ऐश्वर्य रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड, अगर कंपनी कोई भी काम नहीं कर ही नहीं सकती अगर उसके ऑब्जेक्ट में ना लिखा हो। अभी ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो क्या उसे ये बाइक बिजनेस ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सवाल उठा, तो अगर कंपनी मर्जर अमलगमेशन कर रही है और वाई लिमिटेड को अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, तो क्या वाई लिमिटेड को, अच्छा कोई बताएगा, ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन लगता है? ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन कौन सा लगता है, कोई मालूम किसी को? तो लिखेगा ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए सेक्शन लगता है 13 सबसेक्शन 1, और पास करना पड़ता है बीआर, पास करना पड़ता है एसआर। तो मेरा सवाल है, अगर मर्जर अमलगमेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, क्या बोला मैंने? अगर आप क्या कर रहे हैं बोलो, अगर आप क्या कर रहे हैं जल्दी से बोलो, अगर आप तुम मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो? इफ यू आर डूइंग व्हाट, इफ यू आर डूइंग व्हाट, मर्जर एंड अमलगमेशन। तो अगर आप मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, तो आपका जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो क्या मर्जर अमलगमेशन करते टाइम आपको ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए क्या अलग से सेपरेटली ये वाला सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पहले सारे मिलके बताओ, एवरीबॉडी जस्ट टेल मी, क्या क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यस और नो? क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो मेरा सवाल है, मर्जर अमलगमेशन में क्या ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ सकता है? करना पड़ सकता है। तो बताओ, क्या यहाँ पे वाई लिमिटेड को अलग से अपना ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए अलग से क्या सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी क्या? पीएमपी ऑटो डिसाइडेड केस लो, आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड्स। Why? Because 230, 232 is a complete code। मतलब अगर मर्जर अमलगमेशन करते टाइम अगर आपका ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है तो होने दो आपको। अगर तुमने 230, 232 कंप्लाई कर दिया तो तुम्हें अलग से ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करने के लिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में बीआरएसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Why? It is a fantastic decided case law, PMP Auto Industries Limited। I hope you getting this point। आप मुझे बताओ, 5 नंबर की केस स्टडी पेपर में आती है दोस्तों। I hope you getting this point। बोलो ना, is that okay guys? ऑनलाइन वालों तुम भी बता दो भाई, क्लियर है या नहीं है? यस, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या केस 1 क्लियर हुआ? लेकिन ये सारे क्वेश्चन किसके ऊपर मैं पूछ रहा हूं? वेदर सेक्शन 230 इज अ कंप्लीट कोड और नॉट। आगे बढ़े भैया, लिखो भैया कह रहे हैं ठीक है सर। केस 2, लेडीज एंड जेंटलमैन लिखो पर प्लीज। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी वाई लिमिटेड है, ये इसमें मर्जर अमलगमेशन कर रही है। ये इसमें क्या कर रही है? मर्जर अमलगमेशन कर रही है। तो लिखिएगा मर्जर अमलगमेशन के लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? 230, 232। लेकिन मेरा सवाल है, अगर मर्जर, बकरी महाराज गुड, हाँ अभी आ जाएंगे तेरे को, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, दो कंपनी है एक्स वाई में मर्ज हो रही है। अच्छा ऐसा हो सकता है अगर एक्स वाई में मर्ज हो रही हो तो 230, 232 तो लगेगा ही। तो क्या पास करना पड़ेगा? बीआर, एसएसआर और एनसीएलटी अप्रूवल। क्या ऐसा हो सकता है इसकी एंटिटी खत्म हो जाएगी? तो क्या ऐसा हो सकता है कि मर्जर अमलगमेशन करते टाइम रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो जाए? क्या मैंने सेक्शन 230, 232 में बताया था? क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी मर्जर अमलगमेशन इस कदर करे कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो जाए? इज दैट पॉसिबल गाइज, हाँ या ना? यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। क्या पता कंपनी का क्या हो जाए? रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो जाए। तो आप कोई बता सकता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ता है? 66।
तो मेरा सवाल ऐसा है, मेरा सवाल बस आपसे ये है, सारे मिलके बताएंगे, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है और अमलगमेट हो रही है, और उस मर्जर अमलगमेशन की वजह से कंपनी का रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनिएगा, उस मर्जर अमलगमेशन की वजह से कंपनी में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, बस आप मुझे सारे मिलके बताएं, क्या सेक्शन 66 आपको सेपरेटली फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी क्या? लिखेगा आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज लॉ मेकर कहता है अगर तूने 230 232 कर दिया और तूने अगर उसे कंप्लाई कर दिया तो तेरे को अलग से कोई दूसरा सेक्शन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज 230 232 इज अ कंप्लीट कोड एंड इट इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। कोई बता सकता है सेक्शन 66 के अंदर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए क्या लगता है? BR, SR एंड NCLT अप्रूवल। तो आप मुझे बताओ, लॉ मेकर कह रहे हैं आपको अलग से ये दोबारा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लॉ मेकर कहता है आपको अलग से बेटा ये दोबारा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको ये अलग से बेटा ये अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सुन मेरी बात, एक बात बता, उसके लिए क्या पास करना है? क्या आपको नहीं लगता 230 में ऑलरेडी ये सेम चीज हो तो रही है, तो बार बार क्यों करेगा? दिमाग खराब है यार। एक बात बता, इसके अंदर आपको नहीं लगता 230 232 इज द हाईएस्ट अप्रूवल? BR SSR है पास हो रहा है, स्पेशल स्पेशल रेजुलेशन। तो लॉ मेकर कह रहे हैं जब तुम मर्जर अमलगमेशन में ये कंप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, पहले मैं BR पास करूं, फिर मैं SSR पास करूं, फिर मैं NCLT के पास जाऊं और दोबारा फिर 66 में दोबारा NCLT के पास जाऊं। अभी पागल हो क्या? तो लॉ मेकर तभी तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बोल रहा है। लॉ मेकर कह रहा है अगर तूने एक बार 230 232 कंप्लाई कर लिया, और अगर इसको और हिंदी में लिख लेना सारे ऑनलाइन वालों, हिंदी में लिख लो इसको, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो और वो करते टाइम 230 232 लग रहा है, और मर्जर अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज करते टाइम अगर कंपनीज एक्ट का कोई दूसरा सेक्शन टच हो रहा है, तो लॉ मेकर कह रहा है फिर वो दूसरा सेक्शन आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 230 232 अपने आप में असीम है। वो कंप्लाई तो मान लिया जाएगा, सब कंप्लाई। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड। आई होप यू गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? हिंदी में लिख रहे हो? अब आप बताओ, मुझे बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, वेदर 230 इज अ कंप्लीट कोड। तो सर देखो आंसर इज यस। अब बताओ कितने केस हो गए? केस 2, केस 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही क्लास आपको पास करवाएगी, देखना। केस 3। अच्छा बात बताओ, जब कंपनी एक्स लिमिटेड, ओ भाई केस का नाम ही नहीं बताया, बकरी महाराज पूछ रहे हैं तो लिखो केस का नाम। वाह बकरी महाराज वाह। बकरी महाराज आपको पता है कल कैसे बन के आना है? नहीं यार ऐसे मत कर। और सारे बच्चे कल एक वो लेकर आएंगे, फूलों की माला, और इसको देखते ही इसको माला पहना देनी है। वो गेंदे के फूल आते हैं येलो कलर के, तो दो माला ले आना, ठीक है? 10-10 रुपए की आएगी, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ से ले लेना, ठीक है? और थोड़ा सा सिंदूर वगैरह टिक्का विक्का लगा के इसको लगा देंगे भाई को। ठीक है भैया, चलो। तो कल बहुत बड़ा दिन है हमारे बकरी महाराज के लिए। एनीवेज नाउ अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, अब ध्यान से सुनना, केस नंबर 3 क्या है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, अगर ये कंपनीज में मर्जर अमलगमेट हो रही है तो क्या इसके एसेट ट्रांसफर होंगे? क्या इसकी अंडरटेकिंग्स इसमें ट्रांसफर होगी? हाँ या ना? यस। तो आपको पता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है तो एक कंपनी के सारे एसेट लायबिलिटी अंडरटेकिंग एक कंपनी के दूसरे कंपनी में ट्रांसफर होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? ऐसा होता है या नहीं होता मुझे बताओ? ऐसा होता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, उसके सारे एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? वन कंपनी के एसेट दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे ये वाली कंपनी जब मर्ज होगी तो जब इसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी तो मतलब मर्जर हो रहा है, मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, तो अंडरटेकिंग भी ट्रांसफर होती होंगी। तो क्या पहले बताओ मर्जर अमलगमेशन के लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? 230 232। लेकिन यहाँ पे एक इशू और हो रहा है कि आपको नहीं लगता जब अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी इट इज लाइक अ सेल ऑफ अंडरटेकिंग? इट इज लाइक अ सेल ऑफ अंडरटेकिंग। बोलो हाँ या ना? कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। आप देख रहे हो कि आपके CRVA के पेपर के साथ कंपनीज एक्ट वर्ड बाय वर्ड कैसे कनेक्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सर अगर आप कंपनीज एक्ट को कनेक्ट ही नहीं कर सकते तो आपका CRVA पेपर पढ़ना बेकार है। आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, आपको लगेगा कि आप पास हो गए हो और आप हो भी चुके हो, लेकिन एक्चुअली आता कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस पेपर रिक्वायर द कनेक्टिविटी एक्चुअली। और सेल ऑफ अंडरटेकिंग ध्यान से सुनिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द सेल ऑफ अंडरटेकिंग।
तो क्या सेल ऑफ अंडरटेकिंग के लिए कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन लगता है? 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। क्या पास होता है बेटा? 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। और 180 सबसेक्शन 1 ए आपको कंप्लाई करना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, जब मर्जर अमलगमेशन होगा तो अंडरटेकिंग ट्रांसफर होंगी, और अंडरटेकिंग ट्रांसफर करने के लिए अलग से कौन सा सेक्शन फॉलो होता है? 181A। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जब मर्जर अमलगमेशन होगा, जब मर्जर अमलगमेशन होगा और अंडर, वेरी गुड श्वेता, और अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड तमन्ना, तो जब अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी तो क्या मर्जर अमलगमेशन में आपको ये वाला सेक्शन सेपरेटली फॉलो करना पड़ेगा? लिखिएगा, लोमेकर कहता है आपको बेटा ये वाला सेक्शन अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। कोई बता सकता है मुझे वाई आपको अलग से ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है? कोई भी मुझे क्लास में बता सकता है क्यों नहीं? अगर, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको अलग से ही रेजुलेशन, ये अलग से आपको 181A फाइल पास 181A करने की जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज 230 इज 232 इज अ कंप्लीट कोड। और आपको पता है 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में सेल ऑफ अंडरटेकिंग के लिए क्या पास करना पड़ता है? BR प्लस SR। तो लिखेगा दैट इज यू आर रिक्वायर्ड टू पास, लेकिन आपको ये अलग से फॉलो करने की जरूरत, लेकिन आपको ये अलग से बेटा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड इन दैट वेरी केस आपको ये अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड आई वुड से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज अ कंप्लीट कोड। और मैं नहीं कह रहा हूं, डिसाइडेड केस लो। केस का नाम बोलो, SCL इन्फोसिस्टम लिमिटेड। आई होप ये तीसरा केस समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या हर केस के ऊपर केस स्टडी बन के आ सकती है क्या? यस सर। अब की बार देखना तुम, पेपर धमाल मचा देगा पेपर अब की बार तुम्हारे साथ। और जो जो मैंने बताया था ना वो होने वाला है न्यू सिलेबस में, स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको। ओल्ड सिलेबस वाला का तो जैसे आता था पेपर वैसे ही आएगा, लेकिन अब की बार न्यू सिलेबस में जो ये पेपर बना के देंगे, यू नो दैट, हिल जाओगे देखकर। कॉन्सेप्चुअली नहीं आता होगा तो कहानी खराब हो जाएगी। नाउ एक सवाल हो रहा है, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है एक कंपनी इसमें मर्ज हो रही है और ये कंपनी वाई लिमिटेड है। अब ये कंपनी इसमें मर्ज हो रही है और ये कंपनी वाई लिमिटेड है, तो आप मुझे बताओ जब ये कंपनी इसमें मर्ज होगी तो आफ्टर मर्जर, दैट इज मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, तो इसकी तो एंटिटी खत्म हो जाएगी। कैसा हो सकता है आफ्टर मर्जर, कैसा हो सकता है आफ्टर मर्जर कंपनी का नाम चेंज करके XY लिमिटेड हो जाए? कम ऑन गाइस, हो सकता है? अरे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था तो नाम क्या पड़ गया तभी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, XY में मर्ज होगी तो X की तो एंटिटी खत्म हो जाएगी, तो Y का नाम चेंज होके क्या आफ्टर मर्जर नेम चेंज हो सकता है? और क्या दोनों कंपनी डिसाइड कर सकती है द न्यू नेम वुड बी द XY लिमिटेड? बस हाँ या ना में जवाब दो। नहीं हो सकता? तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर नेम चेंज के लिए कोई बता सकता है नेम चेंज के लिए सेक्शन कौन सा फॉलो होता है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। और नेम चेंज के लिए आपको क्या पास करना पड़ता है? BR। और क्या पास करना पड़ता है? SR। तो मेरा सवाल है, मर्जर अमलगमेशन करते टाइम जब तुम 230 232 फॉलो करोगे तो क्या अलग से तुम्हें सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 फॉलो करना पड़ेगा क्या? नो। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कंप्लीट कोड। डिसाइडेड केस लो, केस का नाम लिखो, JP सीमेंट लिमिटेड। लिख लो प्लीज, क्या नाम है बेटा केस का? दैट इज JP सीमेंट लिमिटेड। हाँ नहीं, वो तो रिजर्व कराने पड़ते हैं, लेकिन वो BR SR पास करने की जरूरत नहीं है। नेम रिजर्व तो कराना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे बात बनेगी? वेरी गुड गाय। अब आप मुझे बताओ कंप्लीट कोड के ऊपर मैंने कितने केस बता दिए, बस ये बता दो। हाउ मेनी केसेस वी डिस्कस ऑन द कंप्लीट कोड? क्या ये बात समझ में आ रही है? 4 केस मैंने करा दिए। क्या आप बोलो तो हम आगे बढ़ सकते हैं? इज दैट ओके विद यू? तो 4 केसेस वी डिस्कस ओवर देयर आपके सामने है, और क्वेश्चन एक ही था, क्या whether 230 is a complete code or not? I would say yes, a big yes, it is a complete code. Case 5, ladies and gentlemen, without wasting time, I am just moving further. Case 5 लिखेंगे सारे के सारे। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? लिखेगा, एक केस हुआ बेटा, केस का नाम लिखेगा मैकलियोड रसल। मैकलियोड रसल, रसल इंडिया लिमिटेड। मैकलियोड रसल इंडिया लिमिटेड, डिसाइडेड केस लो। और लिखेगा इस केस में डिसाइड हुआ दैट, अच्छा एक बात बताओ, क्या मर्जर होने के लिए ये जरूरी है? इसमें ये डिसाइड हुआ क्या मर्जर होने के लिए बेटा, सोच के बताओ, क्या ये जरूरी है कि दोनों कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेम होने चाहिए? इज इट नेसेसरी दैट बोथ कंपनीज ऑब्जेक्टिव should be same? तो लिखेगा आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हम ये कह रहे हैं
क्या मर्जर तभी हो सकता है कि ये कंपनी भी कार बिजनेस करती हो और ये कंपनी भी कार बिजनेस करती हो? क्या मर्जर बस तभी हो सकता है क्या कि ये भी कंपनी कार बिजनेस करती हो ये भी कंपनी कार बिजनेस करती हो? आंसर इज नो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी शू बनाती है और ये कंपनी कार बनाती है? तो सवाल उठा, यस, कंपनीज हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी मर्ज्ड, कैन बी मर्ज्ड। तो कंपनी के जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं लिखिएगा, दैट इज केस नंबर 5। तो अच्छा, कोई बता सकता है एनीबॉडी, अगर सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी मर्ज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ये भी मैंने करवाया हुआ है। अगर सेम ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों कंपनी के और मर्जर हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? को-जेनेरिक मर्जर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? को-जेनेरिक मर्जर। लेकिन दोस्तों अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाली कंपनी है, अगर दोनों कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और वो कंपनी मर्ज करती है तो मैंने क्या सिखाया था ये बताओ? तो इसको बोला जाता है कंगला नहीं है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो यस, अगर कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं तो याद रखिएगा, अगर कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं तो भी क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ, तो भी क्या हो सकता है? तो भी कंपनी का मर्जर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आ डिसाइडेड केस लॉ। जल्दी से लिख लीजिएगा प्लीज, मेक इट फास्ट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? फैंटास्टिक, डिसाइडेड केस लॉ। शुड आई चेंज? एक केस हुआ, केस नंबर 6 लिखिएगा, विनफील्ड एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नोट्स बना लेना, विनफील्ड एग्रो सर्विसेज प्राइवेट। अच्छा, बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, ये सारे तो आपने हमें लिखवा दिए, हमें याद कैसे होंगे? तरीका बता दूं याद करने का? क्योंकि अब मर्जर में 100 केस होंगे और 100 केस करा दूंगा तो मैं आईबीसी में, तो पूरे सीआरबीआई और इंसॉल्वेंसी में मिला के कुछ 250-300 केस लो करवा दूंगा तुम लोगों को। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि ये याद कैसे होंगे? तो ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये लिख लो, नोट्स बना लो, इसकी फोटोकॉपी करा लेना और फोटोकॉपी करा के ये जो नोट्स बना रहे हो और फोटोकॉपी करा के क्या करना, अपने घर की दीवार पे चिपका देना। आते जाते देखते रहना, याद होता रहेगा। आई डिड द सेम इन माई लाइफ, लेकिन मेरे करने का तरीका अलग था। मैंने ना पेस्ट नहीं किया था क्योंकि वो फोटोकॉपी निकलवाऊं इतना टाइम ही नहीं होता था मेरे पास। तो मैं तो क्या करता था, मेरा जो रूम था उसकी दीवारों पे मैं तो लिख देता था पेन से। मतलब घर वाले तो मान ही गए थे और घर वालों को मैं घुस नहीं देता था अपने रूम में। तो वो पूरी दीवारों पे, अगर आप देखते हो उस टाइम, मतलब पूरे नोट्स बने हुए थे, मतलब दीवारों पे नोट्स बने हुए थे, मतलब यूनिक वे। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, बट मैंने तो किया था दीवारों पे नोट्स। मतलब हर दीवार पे, यहाँ पे केस है, यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्राफ्ट बना रखा है। तो मेरे लिए तो मेरे घर की दीवारें ही वो राइटिंग पैड हुआ करती थी बेसिकली। एनीवेज, तो विनफील्ड एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड केस लो। एक सवाल हुआ, क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में मर्ज हो सकती है? सॉरी, अबे सुनो, क्या एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में मर्ज हो सकती है? डिसाइडेड केस लो, एंड आंसर इज यस। लेकिन एक इशू उठा, पब्लिक कंपनी के 500 मेंबर हैं और प्राइवेट कंपनी के 60 मेंबर हैं। तो क्वेश्चन उठा कि अगर पब्लिक प्राइवेट में मर्ज हो जाएगी तो इसके टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 60 तो पहले थी, 500 पब्लिक से आ जाएंगे, तो इसके टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 560। तो क्वेश्चन उठा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन उठा कि भाई ये बताओ, पब्लिक प्राइवेट में मर्ज हो गई तो मर्ज होने की वजह से तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर तो 560 हो गए और प्राइवेट कंपनी के मेंबर एज पर सेक्शन 268 200 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो आप मुझे बताओ, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो डिसाइडेड केस लो इसमें बताया गया हो सकता है, बट इस प्राइवेट कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट? तो अगर आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे तो फिर आप ये मर्जर अमलगमेशन कर सकते हो। केस का नाम बता दो, विनफील्ड एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फटाफट लिखेंगे। एक सवाल हो रहा है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और एक कंपनी वाई लिमिटेड है। कितनी कंपनी होगी बोलो? 2 कंपनी, वन कंपनी इज एक्स लिमिटेड, सेकंड कंपनी इज वाई लिमिटेड। और एक सवाल हो रहा है दैट अगर ये कंपनी मर्ज होना चाहती है, अगर कंपनी मर्ज होना चाहती है तो क्या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर होनी चाहिए? क्या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इज देयर एनी पावर रिक्वायर्ड? तो लिखिएगा नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट लिखिएगा। डिसाइडेड केस लो, केस का नाम लिखेंगे रिगार्डिंग एमको पेस्टिसाइड्स। क्या नाम है?
एमको पेस्टिसाइड्स। इस केस में डिसाइड हुआ देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि मेमोरेंडम में पावर हो। अगर मेमोरेंडम में पावर नहीं भी है तो भी आप मर्जर अमलगमेशन कर सकते हैं, और लिखेगा इट इज अ इनहेरेंट पावर ऑफ द कंपनी टू मर्ज। ये कंपनी की इनहेरेंट पावर है, इट इज अ इनहेरेंट पावर टू मर्ज एंड अमलगमेट। यानी अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, हेलो, कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर अगर पावर नहीं भी है मर्जर अमलगमेशन करने की, तो भी कंपनी मर्जर अमलगमेशन कर सकती है। वो मर्जर अमलगमेशन करना वैलिड है, वो मर्जर अमलगमेशन करना इनवैलिड नहीं है। बताओ कितने केस हो गए? 7। फटाफट लिखिए सर, बहुत सारे कंप्लीट करने मैंने आज। केस 8 लिखिएगा, एप्को इंडस्ट्रीज, एप्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक और केस हुआ, केस नंबर 8, एप्को इंडस्ट्री। क्या एक कंपनी एक्स लिमिटेड मर्ज हो सकती है एक ऐसी कंपनी में विच इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, और जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 15 दिन हुए, इट्स अ 15 days ओल्ड कंपनी। व्हाट आई सेड, इट इज अ 15 days ओल्ड कंपनी। तो दैट इज एप्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्या एक कंपनी, हेलो, क्या एक कंपनी एक ऐसी कंपनी में मर्ज हो सकती है जो 15 दिन पुरानी कंपनी है? क्या मैं इसे बोल सकता हूँ बेबी कंपनी? कैन अ कंपनी मर्ज इनटू द बेबी कंपनी? तो इस केस में डिसाइड हुआ यस, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कुछ केस लॉज के मैंने शॉर्ट भी बनाए हुए हैं, लेकिन अब वो 7 कर रहे हैं तो एक साथ सारे करवा देता हूँ, है ना। हाँ, बड़े सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, लेकिन अब वो सीरीज आ रही है तो इकट्ठे होने चाहिए, और एक बार और रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने शॉर्ट्स देखे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। अब आप मुझे बता दो जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? केस है तो आप हो सकते हो। एक नया केस बता रहा हूं, लिखेगा एक क्वेश्चन है, एक कंपनी अगर मर्ज हो रही है, एक कंपनी का अगर इसमें मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, तो मेरा सवाल है, तो क्या मेंबर्स की भी मीटिंग बुलानी पड़ती है? यस। और क्या क्रेडिटर्स की भी मीटिंग बुलानी पड़ती है? यस। तो मीटिंग तो दोनों की बुलानी पड़ती है, एग्री। लेकिन कोई बता सकता है ये जो मीटिंग तुम बुलाओगे ये सेपरेट मीटिंग होगी या ये जॉइंट मीटिंग होगी? ये सवाल है। तो लिखेगा ये दोनों मीटिंग सेपरेट होंगी, मतलब मेंबर की मीटिंग सेपरेट होगी, मेंबर की मीटिंग, क्रेडिटर की मीटिंग सेपरेट होगी। लेकिन केस 9 एक केस हुआ, केस का नाम लिखिएगा रिगार्डिंग फीडबैक रीच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। डिसाइडेड केस लो। इस केस में मेरा डिसाइड हुआ कि अगर ऑल मेंबर्स एंड ऑल क्रेडिटर्स, ऑल मेंबर एंड ऑल क्रेडिटर्स, अगर इनकी कंसेंट ले ली जाए, ऑल मेंबर और ऑल क्रेडिटर्स, लिख लो प्लीज, ऑल मेंबर और क्रेडिटर अगर इनकी रिटर्न कंसेंट ले ली जाए, तो लिखिएगा फिर सेपरेट मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती, आप ज्वाइंट मीटिंग भी बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर और सारे, लेकिन यहाँ पे 100% मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो फिर आप रिटर्न कंसेंट, तो आप एक ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हो, नहीं तो आपको हमेशा क्या बुलानी पड़ेगी? बोलो, सेपरेट मीटिंग। आर यू गेटिंग दिस? तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिवन ओवर देयर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या केस 9 क्लियर है सबको? तो सेपरेट मीटिंग आप सेपरेट मीटिंग हमेशा बुलानी पड़ेगी, लेकिन अगर सारे मेंबर क्रेडिटर हम बोलते तो सेपरेट मीटिंग आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, तो आप ज्वाइंट मीटिंग भी बुला सकते हो। एक और केस है, बड़ा जबरदस्त केस, का नाम लिखेगा एलेंबिक लिमिटेड, एलेंबिक लिमिटेड वर्सेस दैट इज दीपक शाह। डिसाइडेड केस लो। हाँ जी एक कंपनी मर्ज हो रही है, ध्यान से सुनना, और एक कंपनी वाई लिमिटेड है, और इन्होंने एक स्कीम बनाई मर्जर अमलगमेशन की। लिसन केयरफुली प्लीज। आपने बेटा स्कीम बनाई, स्कीम किसकी बनाई? मर्जर अमलगमेशन की स्कीम बनाई। यू हैव मेड अ स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? केस नंबर 10 लिखिएगा। आपने किस स्कीम बनाई? किस चीज की स्कीम बनाई? जल्दी बोलो। यू मेड अ स्कीम फॉर व्हाट? यू मेड अ स्कीम फॉर द मर्जर एंड अमलगमेशन। और ये स्कीम आपने किसको प्रेजेंट की? एनसीएलटी को। तो क्या एनसीएलटी बोल सकता है इट इज अ गुड स्कीम, ये स्कीम अच्छी है?
Step 2, but NCLT reject the scheme. NCLT reject the scheme because NCLT feels there could be a better scheme. NCLT feel there could be a better scheme. जल्दी बोलो जल्दी से. That is case 10 is all about. हाँ जी. तो there are two company basically. One is X Limited, the second is Y Limited, and that is NCLT. तो मेरा सवाल आपसे ये है, तुमने स्कीम लगाई NCLT को. NCLT कह रहा बहुत बढ़िया स्कीम है भाई, बहुत बढ़िया, गजब, ताली बजा दी. लेकिन कह रहा है we are rejecting the scheme. Why? Because we feel there could be a better scheme. तो मेरा सवाल है, क्या NCLT किसी भी स्कीम को बस इस बेसिस पे रिजेक्ट कर सकता है कि इससे बेहतर स्कीम बनाई जा सकती है? आंसर इज नो. NCLT कैन नॉट रिजेक्ट द स्कीम ऑन दिस ग्राउंड. लिखेगा, NCLT कैन नॉट रिजेक्ट द स्कीम, कैन नॉट रिजेक्ट द स्कीम ऑन दिस ग्राउंड. NCLT कैन नॉट रिजेक्ट द स्कीम ऑन दिस ग्राउंड. NCLT बेटा इस ग्राउंड के ऊपर इस स्कीम को रिजेक्ट कतई नहीं कर सकता. NCLT कैन नॉट रिजेक्ट द स्कीम ऑन दिस ग्राउंड. क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बोलो यस और नो. यस. बिकॉज NCLT शुड रिस्पेक्ट, ऐसा बोला जाता है, NCLT शुड रिस्पेक्ट, NCLT शुड रिस्पेक्ट द विजडम ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर. जिसने स्कीम बनाई अप्रूव करी है, आपको उनकी विजडम पे भरोसा रखना चाहिए. अच्छा, क्या NCLT इस स्कीम, इस बेसिस पे इस स्कीम को रिजेक्ट कर सकता था? स्कीम इज अनफेयर. हाँ, मतलब इस ग्राउंड के ऊपर आप रिजेक्ट कर सकते हो, इट इज अनफेयर स्कीम, बट इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर सकते हो. लिखा अच्छा है, लेकिन और भी इससे अच्छा लिख सकता था. अबे इसका क्या मतलब है और भी अच्छा, मतलब बनाई अच्छी स्कीम बट इससे भी अच्छी स्कीम बन सकती, इसका क्या मतलब हुआ? तो इस ग्राउंड के ऊपर आप स्कीम को रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना. विच वन? एलम्बिक लिमिटेड वर्सेस दीपक शाह. क्या नाम है बेटा? एलम्बिक लिमिटेड वर्सेस दीपक शाह. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मुझे बता दो अब कितने केस हो गए, जल्दी बता दो भैया. 10. आगे बढ़े. हाँ, अपनी मीटिंग में कर सकते हैं. दे हैव द वोटिंग राइट. केस 11. एक केस हुआ, ये शॉर्ट्स भी बनाया था इसका, मेगल होम्स, मेगल होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्रीनिवास. श्रीनिवास गिरनी समिति. अच्छा, एक सवाल है, क्या एक कंपनी एक्स लिमिटेड जो वाइंडिंग अप में है, तो क्या वाइंडिंग अप के दौरान, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, क्या वो उस कंपनी का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है? यस. तो ये तो बहुत ही आसान केस लो है, इसमें कुछ था ही नहीं. बोलो केस 11 क्या है? अगर कोई कंपनी क्या है, वाइंडिंग अप में है. किस में बेटा? वाइंडिंग अप में है. तो क्या वाइंडिंग अप के दौरान, जल्दी बोलो भाई, क्या वाइंडिंग अप के दौरान क्या तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर सकते हो? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू. एक और केस है, केस 12, यूकाल फ्यूल सिस्टम. यूकाल फ्यूल सिस्टम लिमिटेड, फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लो. केस का मतलब समझते हैं. यूकाल फ्यूल सिस्टम लिमिटेड लिखेगा, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी वाई लिमिटेड है. इस कंपनी की एक फैक्ट्री थी. बहुत गजब क्वेश्चन है. इस कंपनी की एक फैक्ट्री थी, इस कंपनी की एक फैक्ट्री थी, और इस फैक्ट्री के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था. और रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, लिखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं. रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, मान लो. क्वेश्चन आ रहा है समझ में? मुझे बताओ, आपको पता कुछ फैक्ट्रीज चलाने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने पड़ते हैं. तो एक्स लिमिटेड ने, एक पुराना केस है ये, तो एक्स लिमिटेड ने फैक्ट्री चलाने के लिए क्या किया था बेटा? एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था. क्या लिया हुआ था बोलो? रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था. और किससे रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था? तो क्या हुआ, अब ये कंपनी इसमें मर्ज हो गई. तो मेरा सवाल है, आफ्टर मर्जर क्या ये रजिस्ट्रेशन जो आपने फैक्ट्री का लिया था, क्या ये ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? ये सवाल है. व्हाट अ फैंटास्टिक केस. समझ में आ रहा है आपको? क्या ये रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होगा या ये रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं होगा? ये मेरा सवाल है. कोई बता सकता है इसका आंसर? तो लिखेगा, आंसर इज यस. ये फैक्ट्री वाला रजिस्ट्रेशन भी किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वाई लिमिटेड को. कोई बताएगा क्यों? बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी.
और याद करो मैंने 232 में कितना डिटेल में एक चीज समझाई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब राइट रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी भी चीज के प्रति अगर आपके पास कोई राइट है सर, उसी को नाम दिया जाता है प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांसफर होगा, डेफिनेटली होगा। और इसमें एक सवाल और पूछा गया, क्या ये ट्रांसफर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? मतलब ये रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि सर, क्योंकि यहां पे एक्स लिमिटेड के पास जो भी कुछ होता है मर्जर अमलगमेशन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? दूसरी कंपनी के पास। तो आपको अलग से आप किसी मिनिस्ट्री की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अ फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लॉ। एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, केस लिख लो प्लीज। मिलिंद होल्डिंग, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मिलिंद होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, मिलिंद होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिहिर इंजीनियर्स, मिहिर इंजीनियर्स लिमिटेड, डिसाइडेड केस लो। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में पूछा गया, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है भाई, और ये कंपनी इसमें मर्ज हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके सारे के सारे क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दी, ऑल क्रेडिटर्स ने हाँ कर दी, इसके सारे के सारे मेंबर ने हाँ कर दी मर्जर अमलगमेशन के लिए। एक एक बंदे ने हाँ कर दी भाई, कि कोई भी मना नहीं कर रहा है, सब ने हाँ कर दी। तो मेरा सवाल है, जब सबने हाँ कर दी तो क्या मर्जर अमलगमेशन में यहाँ पे क्या एनसीएलटी की अब अप्रूवल लेने की जरूरत है? तो डिसाइडेड केस लो आंसर इज यस। यार एक बात बताओ, सबने अप्रूवल दे दी तो एनसीएलटी की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, लो में लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे ब्रीच कर सकते हो? शेयर होल्डर का कहना था एनसीएलटी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीएलटी के पास तो इसलिए जाते हैं कि किसी के राइट अफेक्ट हो रहे हो, तो एनसीएलटी देख लेगा। जब सारे क्रेडिटर ने हाँ कर दी, सारे मेंबर ने हाँ कर दी, तो किसी का तो राइट अफेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो सर एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? डिसाइडेड केस लो, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पता क्यों? लिखो आंसर, क्योंकि मर्जर अमलगमेशन इज नॉट ओनली अबाउट द मेंबर एंड क्रेडिटर, इट इज ऑल अबाउट द अदर पीपल एज वेल। आप मुझे बताओ, इंप्लॉय के लिए भी तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और भी बड़े सारे स्टेक होल्डर है उनके लिए भी तो प्रोविजन बनाना पड़ता है। इसलिए सर, अगर सारे मेंबर क्रेडिटर एक साथ इकट्ठा सब अप्रूवल भी दे दें, तो भी आपको एनसीएलटी की अप्रूवल तो लेनी ही पड़ेगी। इट इज समथिंग गुड केस ओवर देयर। लिखिएगा प्लीज। नाउ एक क्वेश्चन और उठा, केस का नाम लिखो, श्रीमती प्रोमिला वर्सेस डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, डिसाइडेड केस लो। इस केस में ये पूछा, व्हेन स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन गेट बाइंडिंग, वो कौन सी तारीख है जब मर्जर अमलगमेशन की स्कीम या कॉम्प्रोमाइज की स्कीम बाइंडिंग हो जाती है? एनी आइडिया? बोलो। व्हेन एनसीएलटी गिव्स अप्रूवल, जब एनसीएलटी अपनी अप्रूवल दे देता है, फाइनल अप्रूवल, तो उस डेट पर जब एनसीएलटी क्या दे देता है बेटा? फाइनल अप्रूवल। लिख लो प्लीज। जब एनसीएलटी क्या दे देता है, जल्दी बोलो। जब एनसीएलटी क्या दे देता है, जल्दी बोलो। फाइनल अप्रूवल। व्हेन एनसीएलटी गिव्स व्हाट? व्हेन एनसीएलटी गिव्स व्हाट? बोलो। अगर एनसीएलटी क्या दे देता है, बोलो। फाइनल अप्रूवल दे देता है। तो याद रखिएगा, इफ एनसीएलटी गिव द फाइनल अप्रूवल, तो सर उस दिन, उस डेट पर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कि स्कीम क्या हो गई है? फाइनल हो गई है, स्कीम क्या हो गई है? बाइंडिंग हो गई है। आप मुझे बता दो जल्दी से, क्या ये प्रोमिला वाला केस समझ में आ गया? क्या केस 14 इज ओके विद यू गाइस? लिखिएगा। दो केस इकट्ठे करेंगे, केस 15 और केस 16। अगेन इन दोनों केस के ऊपर हम लोग शॉर्ट्स बना चुके हैं, लेकिन अब सीरीज इकट्ठी चल रही है तो इकट्ठी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। केस का नाम लिख लो पहले। केस 15 लिखना प्लीज। परवीन कांतिलाल वकील, परवीन कांतिलाल वकील वर्सेस रोहिणी रमेश सवे। देखो शॉर्ट्स में तो हम सिर्फ बोल बोल के बताते हैं, यहाँ पे पूरा मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग लिख के भी बता रहा हूँ क्या है। और दूसरा केस लिखिएगा, सेंट्रॉन इंडस्ट्रियल, सेंट्रॉन इंडस्ट्रियल अलायंस वर्सेस परवीन कांतिलाल वकील, परवीन कांतिलाल
वकील। मुझे बता दो क्या केस 15 आपको समझ में आ रहा है? केस 15 16 लिख लिया आपने। अब केस 15 में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लिखो भाई। आपने एनसीएलटी को सेकंड पिटीशन फाइल कर दी है। क्या मैं आपको 230 232 में बता चुका हूं कि सेकंड पिटीशन कब फाइल होती है? एसएसआर पास होने के बाद। तो सेकंड पिटीशन फाइल आप कर चुके हो एनसीएलटी को। तो क्या सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद, एवरीबॉडी ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद, हाँ जी, क्या स्कीम को मॉडिफाई कराया जा सकता है? मतलब सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद क्या शेयर होल्डर स्कीम को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो लिखिएगा आंसर इज यस। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद क्या सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद क्या स्कीम को विड्रॉ किया जा सकता है? विड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो शेयर होल्डर स्कीम को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दो अलग अलग बातें हैं। मतलब सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद यू कैन मॉडिफाई द स्कीम, बट सेकंड पिटीशन फाइल करने के बाद शेयर होल्डर कैन नॉट विड्रॉ द स्कीम, क्योंकि अब तो सेकंड पिटीशन फाइल कर चुके हैं और सारा काम हो चुका है। तो दैट इज केस 16 इज ऑल अबाउट। केस 17 लिखिएगा, केस नंबर 17 प्लीज लिसन केयरफुली। केस 17 लिखो, मैडी लक्ष्मैया वर्सेस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैडी लक्ष्मैया, क्या नाम है केस का? मैडी लक्ष्मैया वर्सेस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें केस हुआ कि कंपनी ने क्या किया, एनसीएलटी को स्कीम भेजी, आपने एनसीएलटी को स्कीम भेजी फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और बोला स्कीम को अप्रूव कर दो। तो मेरा सवाल है, क्या एनसीएलटी स्कीम को अप्रूव करते टाइम क्या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है? हाँ जी, तो लिखिएगा अलाउड है। डिसाइडेड केस लो, केस का नाम बोलो। केस का नाम बहुत शानदार है, मैडी लक्ष्मैया वर्सेस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन क्या बना यहां पे? क्या आप, हाँ जी, क्या आप स्कीम को मॉडिफाई कर सकते हो? तो लिखिएगा यहां पे दो चीजें लिखना, एनसीएलटी, और ये मॉडिफिकेशन आप कौन से सेक्शन में करते हो? अंडर सेक्शन 231। तो एनसीएलटी ने बोला यस, आप स्कीम को, मतलब एनसीएलटी स्कीम को मॉडिफाई तो कर सकता है, लेकिन क्या एनसीएलटी स्कीम को मॉडिफाई के नाम पे क्या पूरा चेंज कर सकता है? आंसर इज नो। तो अगर, अच्छा, और मॉडिफाई भी क्यों कर सकता है? जस्ट टू रिमूव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जस्ट टू आयरन आउट द क्रीजेस फ्रॉम द स्कीम, जस्ट टू आयरन आउट क्रीजेस ऑफ द स्कीम। कैसा हो सकता है क्रीजेस का मतलब? आयरन आउट मतलब जैसे कपड़ों पे सलवटें पड़ी होती हैं तो तुम उसे आयरन आउट करके उसकी सलवटें निकाल देते हो। तो उसी तरीके से एक सवाल उठा, क्या अगर एनसीएलटी की जो स्कीम है भाई, क्या एनसीएलटी इस मतलब स्कीम के अंदर मॉडिफिकेशन तो कर सकती है, लेकिन कितनी मॉडिफिकेशन कर सकती है? बस इतनी मॉडिफिकेशन कर सकती है कि उस स्कीम के अंदर जो थोड़ी बहुत खराबियां हैं वो ठीक हो जाए, ताकि स्कीम इंप्लीमेंट हो पाए। लेकिन क्या तुम मॉडिफिकेशन के नाम पे पूरी स्कीम चेंज कर दोगे क्या? आंसर इज नो सर, स्कीम चेंज नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दैट इज केस नंबर 17। आई बिलीव दैट इट इज अ फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लॉ। केस नंबर 18 लिखेगा, केस का नाम लिखो, रिगार्डिंग वोल्टास इंटरनेशनल लिमिटेड केस। अच्छा, अगर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का मर्जर हो रहा है, बताओ भाई किसका मर्जर हो रहा है, जल्दी बता दो। तो मुझे बताओ 230 232 किस पे लगता है? दोनों कंपनी पे लगता है या एक पे लगता है? दोनों पे लगता है। तो सर याद रखिएगा, जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है तो आप मुझे बताओ एनसीएलटी अप्रूवल एक को लेनी पड़ेगी या दोनों को लेनी पड़ेगी? दोनों को लेनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
और मुझे बताओ ये दो लोग सेपरेट पिटीशन लगाएंगे या सिंगल पिटीशन लगाएंगे? सेपरेट पिटीशन लगाएंगे। एक्स लिमिटेड अपनी अप्रूवल लेगा एनसीएलटी से, वाई लिमिटेड अपनी अप्रूवल लेगा एनसीएलटी से, तो इनको क्या लगानी पड़ेगी? सेपरेट पिटीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन इस केस में डिसाइड हुआ अगर दोनों कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है तो इनको सेपरेट पिटीशन लगाने की जरूरत नहीं है एनसीएलटी को। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल सेपरेट पिटीशन टू द एनसीएलटी, क्योंकि ये होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है तो ये एक सिंगल पिटीशन ही एनसीएलटी को लगा सकते हैं। दे कैन मेक ए सिंगल पिटीशन टू द एनसीएलटी फॉर, बोलो ना, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट या फिर फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन। तो दैट इज अ फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लो। आपको अलग से दो दो पिटीशन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिंगल पिटीशन लगा सकते हो प्रोवाइडेड आप क्या हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्लीज। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक केस और लिखो, पंजाब केमिकल्स। कौन सा केस है बेटा? पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। इस केस में क्या डिसाइड हुआ लिखिएगा, पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। एक क्वेश्चन में डिसाइड हुआ अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और एक कंपनी वाई लिमिटेड है और ये इसकी होली ऑन सब्सिडरी है, ये वाली कंपनी इसकी क्या है? होली ऑन सब्सिडरी है। तो कोई बता सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी की अगर होली ऑन सब्सिडरी है, होली ऑन सब्सिडरी का सेक्शन कौन सा होता है? 187। तो मुझे बताओ जल्दी से, तो क्या वाई लिमिटेड का जब मर्जर अमलगमेशन होगा तो क्या इसकी मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और क्या क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी? तो इस केस में डिसाइड हुआ, ध्यान से सुन लेना, अगर दो कंपनी का मर्जर हो रहा है और दूसरी कंपनी सब्सिडरी की बात हो रही है या होली ऑन सब्सिडरी की बात हो रही है, और होली ऑन सब्सिडरी कौन होती है? जिसमें एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग है। तो लॉ मेकर कहता है इस केस में बोला जा रहा है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, इफ वन कंपनी इज गेटिंग मर्ज इनटू द अनदर कंपनी, तो जो वाई लिमिटेड क्या वाई लिमिटेड में भी 230 232 लगेगा? क्या वाई लिमिटेड को भी अपने मेंबर, क्रेडिटर और एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? यस। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब ऐसा हो रहा होगा तो वाई लिमिटेड का तो बस एक ही मेंबर है क्योंकि वो तो होली ऑन सब्सिडरी है। तो इस केस में डिसाइड हुआ ऐसे केस में मेंबर की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती है। और यहां पे लेकिन क्या क्रेडिटर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी क्या? यस। कोई बता सकते हैं इस केस ने क्या बताया? यहां पे मेंबर की मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों नहीं है? लेडीज एंड जेंटलमैन कोई भी मुझे बता दो क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपका सिर्फ एक ही मेंबर है। आर गेटिंग? एक केस और हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अंबालाल साराभाई एंटरप्राइज लिमिटेड लिखिएगा। इसमें केस हुआ अगर कोई दो कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, और एनसीएलटी को लगता है वो मर्जर अमलगमेशन पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है और उससे पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है, पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें डिफीट हो रहा है, तो याद रखिएगा एनसीएलटी ऐसे मर्जर अमलगमेशन को अप्रूवल नहीं देगा। तो कोई भी ऐसा मर्जर अमलगमेशन जिसमें बोलो किसका राइट डिफेक्ट हो रहा है, मतलब पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट डिफीट हो रहा है, द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज गेटिंग डिफीटेड, कि दो कंपनी इस तरीके से मर्जर कर रही है कि पब्लिक का क्या हो रहा है, पब्लिक का क्या ऐसा हो सकता है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये दो कंपनी इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बैड हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि कंपटीशन जीरो हो जाएगा, तो ये पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यार यहां पर ऐसे केसेस के अंदर, वैसे कंपटीशन केस में तो सीसीआई भी आ जाता है, लेकिन बस आप इसको इतना समझ लो, कोई भी ऐसा मर्जर जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा तो सर उसको अप्रूवल नहीं दी जा सकती। अ फैंटास्टिक अगेन डिसाइडेड केस लॉ। अच्छा एक सवाल और है, एक केस और लिखो, बॉम्बे गैस कंपनी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन हुआ, क्या एक इंडियन कंपनी और एक कंपनी विच इज आउटसाइड इंडिया, हाँ जी, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियन कंपनी बाहर जाके मर्ज हो रही हो, और क्या ऐसा हो सकता है बाहर वाली कंपनी इंडिया में मर्ज हो रही हो? तो लिखिएगा बोथ केसेस अलाउड।
बोथ केसेस अलाउड। इंडिया वाली कंपनी बाहर जाके मर्ज हो सकती है, बाहर वाली कंपनी इंडिया में मर्ज हो सकती है। याद रखिएगा, बोथ केसेस आर अलाउड। आर यू गेटिंग? और आपको पता है इसको क्या नाम दिया जाता है? जब एक इंडिया कंपनी बाहर जाके मर्ज होती है और बाहर वाली कंपनी इंडिया में आके मर्ज होती है, इसी को नाम देते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर। और आपको पता है कंपनीज एक्ट में क्रॉस बॉर्डर मर्जर के लिए सेक्शन कौन सा है, मालूम किसी को? तो लिखिएगा सेक्शन 234। तो यस अलाउड है सर, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा केस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। केस का नाम लिखेगा हाईलैंड डिस्टिलरीज वर्सेस शो वैलिस। डिसाइडेड केस लो। तो लिखेगा ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी वाई लिमिटेड है। अच्छा, अगर ये कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है तो क्या इस कंपनी के एसेट वाई लिमिटेड में ट्रांसफर होंगे? क्या इस कंपनी के एसेट वाई लिमिटेड में ट्रांसफर होंगे, हाँ या ना? यस और नो? क्या इस कंपनी के एसेट वाई लिमिटेड में ट्रांसफर होंगे? यस। क्या इस कंपनी के एसेट वाई लिमिटेड में ट्रांसफर होंगे? बस हाँ या ना में जवाब दो। यस। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एक्स लिमिटेड का जो भी कुछ है मर्जर अमलगमेशन वो किसका हो जाएगा? एक्स लिमिटेड का जो भी कुछ है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? वाई लिमिटेड में हो जाएगा। तो एक्स लिमिटेड का जो भी कुछ है किस में ट्रांसफर हो जाएगा? बोलो। एक्स लिमिटेड का एवरीथिंग विल बी गेट ट्रांसफर्ड वेयर? वाई लिमिटेड में। वो तो एक्स लिमिटेड का सब कुछ वाई लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? नाउ अब एक्स लिमिटेड का सब कुछ वाई लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड इन दैट वेरी केस यहां पर क्या इसके एसेट भी वाई में चले जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है इस कंपनी में कुछ जनरल रिजर्व पड़ा हो? बोलो। तो क्या इसका जनरल रिजर्व भी वाई लिमिटेड में ट्रांसफर होगा? तो जब इसका जनरल रिजर्व वाई लिमिटेड में ट्रांसफर होगा तो वो वाई लिमिटेड में बैलेंस शीट में क्या शो करोगे? तो इसका जनरल रिजर्व वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में कैसे शो होगा? तो लिखेगा इसकी बैलेंस शीट में वो एज अ जनरल रिजर्व ही शो होगा। आई गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ जनरल रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड shall retain the character of general reserve even in the balance sheet of Y limited। मतलब मर्जर के बाद एक्स लिमिटेड में जितना भी, मर्जर के बाद मैं कह रहा हूं भाई, एक्स लिमिटेड के पास जितना भी, मर्जर के बाद एक्स लिमिटेड के पास जितना भी जनरल रिजर्व होगा वो वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में भी कैसे शो होगा? लाइक इट इज अ जनरल रिजर्व, लाइक इट इज अ जनरल रिजर्व। जल्दी बता दो, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो प्लीज, मेक इट फास्ट। अच्छा, क्या 230 और 200 एक और केस लिखिएगा रिगार्डिंग लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। मुझे बताओ इसमें डिसाइड हुआ कि 230 232 इवन इट इज एप्लीकेबल ऑन डीमर्जर, और ये मैंने आपको पहले भी 232 में बताया था और लॉजिक भी बताया था इसका। तो इसके और ये केस मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो आंसर इज यस, क्योंकि जब तुम 232 देखते हो ना तो 232 में साफ साफ एक लाइन लिखी होती है, और 232 में एक लाइन क्या लिखी होती है बताओ जरा? कि 232 मतलब किससे डील करता है? मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन से। तो डीमर्जर कहीं लिखा नहीं, तो यहाँ पे इस केस में साफ साफ लिखा हुआ है कि डीमर्जर इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द डीमर्जर। तो सॉरी, 230 232 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन डीमर्जर। लिखिएगा। एक केस और हुआ, केस का नाम लिखना अपूर्वा जे पारेख। अपूर्वा जे पारेख वर्सेस एसएन कंप्यूटर्स। इसमें बोला गया अगर एक कंपनी वाई लिमिटेड के साथ मर्जर अमलगमेशन कर रही है और द पर्पस ऑफ द मर्जर अमलगमेशन इज टू relieve the promoter from the liability, तो लिखेगा ऐसा मर्जर कभी भी अप्रूव नहीं होगा। कई बार लोग, आप मुझे बताओ जल्दी से, हाँ जी,
बात समझ में आ रही है आपको ये? तो दैट इज केस नंबर 24। केस नंबर 25, हाँ जी, इस केस में क्या हुआ कि अगर आप मर्जर अमलगमेशन सिर्फ क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द ओनली पर्पस ऑफ द मर्जर एंड अमलगमेशन, जस्ट टेल मी। If the only purpose of the merger and amalgamation is one, if the only purpose of the merger and amalgamation is only one, what? To relieve the promoters from the liability, कि उनकी जो liability है वो हट जाए, क्योंकि क्या होता है जब merger amalgamation होता है तो इसकी entity खत्म हो जाती है ना, तो in that very case the only purpose कि भाई हमारे प्रमोटर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, कंपनी मर जाएगी, तो कंपनी खत्म हो जाएगी तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे मर्जर को अप्रूवल नहीं दी जाएगी। सही है गलत है ये तो बिल्कुल गलत चीज है, मतलब सॉरी, रिलीव करना गलत चीज है, अप्रूवल ना देना सही चीज है। और लिखो बेटा केस 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज अ फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लो, सुप्रीम कोर्ट का केस है। लिखना बेटा वो सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या डिसाइड हुआ, तो लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में केस का नाम लिखो पहले, मिहिर मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्रीज, मिहिर मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्री। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बताया कि पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, यस हाई कोर्ट को बताया पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वाइल अप्रूविंग द स्कीम, while approving the scheme of merger and amalgamation, मतलब points to be kept in mind while approving the scheme of merger and amalgamation, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बताया। अब आप बोलोगे सर हाई कोर्ट क्यों, क्योंकि जब ये केस हुआ था ना तब एनसीएलटी होता ही नहीं था, और उस टाइम पे एनसीएलटी की सारी पावर किसके पास होती थी, हाई कोर्ट के पास। लेकिन अब हाई कोर्ट नहीं है, एनसीएलटी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडेंस दी कि किसी भी एनसीएलटी और किसी भी हाई कोर्ट को स्कीम अप्रूव करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 230 सेक्शन के अंदर प्रॉपर मीटिंग बुलाई गई है, तो ये चेक करो प्रॉपर मीटिंग बुलाई गई या प्रॉपर मीटिंग नहीं बुलाई गई। फिर एनसीएलटी को यह भी चेक करना चाहिए कि प्रॉपर नोटिस मीटिंग का क्या सारे मेंबर कैरेक्टर को प्रॉपर नोटिस सेंड हुआ या नहीं हुआ। फिर आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर मेंबर कैरेक्टर ने एसएसआर पास किया या नहीं किया। एसएसआर मतलब स्पेशल रेजुलेशन पास हुआ या स्पेशल रेजुलेशन पास नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि किसी लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है इस मर्जर अमलगमेशन में, क्या किसी लॉ का तुम वायलेशन तो नहीं कर रहे हो, तो यह भी आपको चेक करना पड़ेगा। प्लस आपको यह भी चेक करना पड़ेगा क्या स्कीम ऐसा तो नहीं है माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, और आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि मर्जर अमलगमेशन में आपको पता है शेयर एक्सचेंज रेशियो बनती है, मालूम है किसी को? मर्जर अमलगमेशन में क्या बनाते हो, शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा शेयर एक्सचेंज रेशियो अनफेयर तो नहीं है। ये 6 चीजें चेक करनी है, और ये 6 चीजें अगर सेटिस्फैक्टरी पाई गई तो ही एनसीएलटी स्कीम को अप्रूव करेगा, अदरवाइज एनसीएलटी स्कीम को अप्रूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिस इज समथिंग फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लॉ। केस का नाम बोलो, मिहिर मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्री। अब आप मुझे बता दो जल्दी से, क्या ये सारे बात समझ में आई? मतलब एनसीएलटी स्कीम को अप्रूव करने से पहले 6 चीजें क्या चेक करें, क्या आपने प्रॉपर मीटिंग कन्वीन की या नहीं की, क्या मीटिंग को कन्वीन करने के लिए प्रॉपर नोटिस सारे मेंबर और कैरेक्टर को सेंड किया या नहीं किया, एसएसआर मतलब स्पेशल रेजुलेशन पास किया या नहीं किया, किसी लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या स्कीम ऐसा तो नहीं है मेजोरिटी के फेवर में है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में है, और शेयर एक्सचेंज रेशियो फेयर है या अनफेयर है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इसी को नाम दिया जा रहा है, दैट इज केस नंबर 5। केस का नाम बता दो एक बार, मिहिर मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ कितने केस लो वी हैव डिस्कस। केस 22 में शो के आगे क्या लिखा है सर? केस 22 पे आ जाओ दिव्या, और शेल कहाँ शो का है, शो वैलेस दिव्या, क्या लिखा बेटा? हाईलैंड डिस्टिलरीज वर्सेस शो वैलेस, दैट इज अ फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लॉ। अब 25 केस लो हो गए भाई, बैक टू बैक एक सीक्वेंस में 25 केस लो बता दिए हैं। अच्छा, कई बार बच्चा बोलता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या इन केसेस के ऊपर केस स्टडी आ सकती है? अच्छा, केस के ऊपर ऐसा दिया जा सकता है, क्वेश्चन केस का नाम दे दिया और बोला बताओ क्या डिसाइड किया जाएगा, क्या डिसाइड हुआ, कैसा हो सकता है बताओ, एप्को लिमिटेड में, एप्को इंडस्ट्रीज में क्या डिसाइड हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के। तो ये 25 केसेस की सीरीज मैंने आपको करवा दी है, लेकिन लिखिएगा
अभी 25 केस और होंगे, 25 केस और होंगे, मतलब टोटल मिला के मैं आपको 50 केस लो करवा दूंगा यहाँ पे। तो 25 तो करवा दिए ऑलरेडी, आपके सामने है। तो 25 के लिए अब अगली जो क्लास होगी दैट इज मर्जर क्लास नंबर 20, उसके अंदर मैं आपको दैट इज 25 केस लो और करवा दूंगा। तो आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन क्या खत्म होगा? सिर्फ 2 सेक्शन, 230 232। आर गेटिंग? सिर्फ 2 सेक्शन खत्म होंगे, 230 232। अभी तो ताम झाम बहुत सारा है, तो दैट इज समथिंग गिवन ओवर देयर। तो 25 केस लो की क्लास मैं जल्दी लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन तब तक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना करवा दिया, जितने केस लो करवा दिए बेटा अच्छे से कर लेना, और ये प्लीज सारे के सारे केस लो अच्छे से याद कर लेना। केस स्टडी इसी के ऊपर आएगी पेपर में। आई होप इट इज ओके विद यू। चलिए आज के लिए इतना ही है, रेस्ट ऑफ द थिंग वो डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अभी 10 बजे स्टार्ट करेंगे एसबीबी की क्लास, आज बहुत टेक्निकल होने वाली है वो क्लास। अच्छा दूसरी चीज, फ्राइडे को जैसे मैंने आपको बताया था, फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी। क्यों?